वहीं आर्या भी रिदांस के बालों को हल्का सा पीछे करते हुए उसके चेहरे और जख्मों को देखने ही वाली थी कि अचानक रिदांस की आंखें खुल गई। आर्या एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई थी। इससे पहले कि वो अपना हाथ पीछे खींच पाती, रिदांस ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। आर्या की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। रिदांस ने आधी नींद में ही उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रही थी? आर्या ने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली और हिचकिचाते हुए बोली, मैं क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। रिदांस ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा गौर से देखा। आर्या की आवाज में जो घबराहट थी वो उससे छुप नहीं पाई थी। उसने आर्या का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्या ने बैलेंस संभालते हुए उसकी तरफ देखा। रिदांस की आंखों में अब नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह जाग चुका था। अच्छा, रिदांस ने धीरे से कहा, तो तुम बिल्कुल सच बोल रही हो? आर्या ने फिर उसे नजरें चुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? रिदांस के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जानता था कि आर्या जब झूठ बोलती है तो उसकी नजरें उसका साथ नहीं देती है। आर्या ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो बस यही देख रही थी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई चोट तो नहीं आई है। रिदांस ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। कल रात का हर पल उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। आर्या का धुएं के बीच फंसा उसकी कमजोर होती सांसें और फिर उसे अपनी बाहों में उठाया। उसने धीरे से बोला, अच्छा, तो मतलब तुम आज भी मेरी उतनी ही केयर करती हो? आर्या के चेहरे पर एक पल के लिए असली इमोशन आ गया, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। आर्या ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, भला ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगी? उसने बात को मजाक की तरह कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज के आखिरी लफ्जों में हल्की सी लर्जिश आ गई थी। रिदांस ने उसे बिना कुछ कहे देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। वो जानता था कि आर्या जो कह रही है शायद उसके दिल की पूरी सच्चाई वो नहीं है, लेकिन वो उसे फोर्स करके कोई कन्फेशन नहीं करवाना चाहता था। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि आर्या भी उसके सामने थी, वो भी जिंदा, और उसने अभी कुछ पल पहले उसके जख्मों को देखने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया था। रिदांस के मन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, बस एक बार तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं सब कुछ भुला दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। हम फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ सब कुछ खत्म हुआ था। रिदांस धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। आर्या को जैसे ही उसकी नजदीकी महसूस हुई, उसकी सांसें हल्की सी रुक गई थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बेड की बैकरेस्ट उसके पीछे थी। रिदांस का चेहरा अब उसके बिल्कुल करीब था। दोनों के बीच का फासला इतना कम रह गया था कि आर्या को अपनी ही धड़कन बहुत ही ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी थी। रिदांस की नजर उसकी आंखों पर टिकी थी और आर्या बार बार उससे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। रूम में मशीन्स की हल्की बीप के अलावा कोई आवाज भी नहीं थी। बाहर कॉरिडोर में किसी नर्स के कदमों की आवाज आई और फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा दूर होती चली गई। आर्या ने रिदांस को देखा और उसके दिमाग में एक पल के लिए कल रात का सीन दोबारा से आ गया, जब वो उसकी बाहों में थी और उसे सिर्फ इतना याद था कि उस वक्त उसे डर नहीं लग रहा था। ये बात उसे खुद से ही छुपानी पड़ रही थी। रिदांस ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम मुझे जितना इग्नोर करने की कोशिश करती हो, उतना ही तुम्हारा हर छोटा सा एक्शन तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद बता देता है। आर्या ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी आंखों में देखकर बोलो, रिदांस ने कहा। आर्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद ही उसकी नजरें नीचे चली गई। रिदांस के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। देखा, आर्या ने इरिटेट होते हुए उसके सीने पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो रिदांस। रिदांस ने उसका हाथ हटाया नहीं।
बस उसकी उंगलियों को देखता रहा। और तुम बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो आर्या, उसने जवाब दिया। आर्या ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ पल के लिए दोनों वैसे ही खामोश रहे। हालांकि वो मुस्कान रितांश नहीं देख पाया था। दोनों बीच जो कुछ भी था उसका कोई नाम तो नहीं था, लेकिन दोनों उसकी मौजूदगी महसूस कर रहे थे। रितांश चाहता था कि आर्या बस एक बार अपने दिल की बात उससे कह दे, जबकि आर्या अपने ही इमोशन से बचने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से नजर हटाते हुए कहा, मुझे अभी रेस्ट करना है। रितांश ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए उसे देखता रहा। फिर वो सीधा हुआ और बेड सीट ठीक करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। आर्या ने उसकी तरफ देखा। रितांश की आंखों में फिर वही गहरी सी रसनेस आ गई थी। जब तक तुम खुद अपने दिल से ये नहीं कह देती कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हारे इस झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा। आर्या कुछ बोल नहीं पाई। रितांश पीछे हट गया, लेकिन तभी आर्या को बाहर कॉरिडोर से अपने डैड की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में तुरंत एक अलग सी चमक आ गई। रितांश अब जाकर रूम के कोने में रखे सोफे पर बैठे हुए उसे ही देख रहा था। उसने भी आर्या के चेहरे का बदलाव देख लिया था। बाहर से आती आवाजों से उसे समझ आ गया था कि आर्या के डैड रूम में आने वाले हैं। रितांश ने बिना कुछ कहे खुद को आर्या से थोड़ा दूर कर लिया था। वो जानता था कि आर्या भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और पिछले कुछ घंटों में उसने जितना सब झेला है, उसके बाद उसे और किसी इमोशनल प्रेशर में डालना भी ठीक नहीं होगा। आर्या ने भी तुरंत अपने बालों को हाथ से ठीक किया और चेहरे को हल्का सा साफ करते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर अभी भी थकान थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड को देखते ही किसी तरह का कोई भी शक हो कि रूम में उनके आने से पहले क्या कुछ हुआ था। अगले ही पल रूम का दरवाजा खुला और आर्या के डैड अंदर आए। उनके साथ युवराज भी था। आर्या की नजर जैसे ही युवराज पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ उभर आई थी। युवराज ने रूम में आते ही आसपास देखा और बिना वक्त गवाए सीधा आर्या के बेड के पास पहुंच गया। वो उसके साइड में बैठ गया और दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ते हुए घबराहट भरी आवाज में बोला, तुम ठीक तो हो ना? आर्या कुछ पल उसे देखती रही। युवराज के चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी लाइफ में इतना सब चल रहा है ना कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आर्या ने उसकी बात सुनते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रितांश की नजर युवराज के दोनों हाथों पर टिक चुकी थी। रितांश के चेहरे पर कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखों की रंगत जरूर बदल गई थी। कुछ देर पहले तक जो एक्सप्रेशन शांत था, अब उसमें एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। उसकी नजर युवराज के हाथों से हट ही नहीं रही थी। आर्या के कंधे पर रखे हुए उसके दोनों हाथ रितांश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बंद होकर मुट्ठियों में बदल चुकी थी। सोफा के आर्मरेस्ट पर रखी उसकी कलाई की मसल्स दंच गई थी, लेकिन रितांश ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। वो जानता था कि ये आर्या के डैड के सामने सीन क्रिएट करने का वक्त नहीं था। इस वक्त आर्या के लिए उसके डैड और युवराज का यहाँ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए उसने बस एक गहरी सांस ली और अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद वो खामोश गुस्सा अब भी चुप नहीं रहा था। तभी आर्या के डैड भी आगे बढ़े। उनकी आंखों में अपनी बेटी को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बेड के पास आकर रुक गए और धीरे से बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आर्या ने जैसे ही उन्हें अपने सामने देखा, उसकी आंखों में रिलीफ आ गया। कल रात से जिस इमोशनल प्रेशर के बीच वो थी, उसके बाद अपने डैड को देखना उसके लिए किसी सिक्योरिटी के एहसास से कम नहीं था। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुरंत उसकी आवाज में चिंता आ गई, आप ठीक है ना? और मॉम वो कैसी है, वो ठीक है ना? उसके डैड ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सब ठीक है बेटा, तुम बस ज्यादा टेंशन मत लो, अपना बस ध्यान रखो। आर्या उनकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो उनके लफ्जों के बीच छुपी किसी परेशानी को समझना चाहती हो, लेकिन उसके डैड ने अपने चेहरे पर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाए रखा था। उनके दिल में
अपनी बेटी को देखकर बहुत सारी बातें थी। वो उसके पास बैठकर पूछना चाहते थे कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसने उसे हर्ट किया था और उसे इतनी बुरी हालत में किसने पहुंचाया था। वो उसे गले से लगाकर ये भी कहना चाहते थे कि अब उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन युवराज पहले ही आर्या के पास बैठा हुआ था। आर्या भी उससे बातें कर रही थी। आर्या के डैड ने कुछ पल उन दोनों को देखा और फिर खुद को पीछे कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के इतने मुश्किल वक्त में वो उसके और युवराज के बीच आकर उनके इम्पोर्टेंट मोमेंट को खराब करे। उन्होंने बस दूर खड़े होकर दोनों को देखा और एक गहरी सांस ली। आर्या ने अपनी डैड की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा उसे नजर आया, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। आर्या ने धीरे से उनसे पूछा, डैड आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? उनके डैड एक पल के लिए रुक गए थे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस अभी रेस्ट करो। आर्या ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा डाउट नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिधान सोफा पर बिल्कुल चुप बैठा था और सब देख रहा था। उसकी नजर कभी आर्या के चेहरे पर जाती तो कभी युवराज पर और फिर आर्या के डैड पर। उसके दिमाग में कल रात के साथ साथ अब एक और सवाल उभर रहा था, युवराज आर्या के इतने करीब, आखिर उसे यह हक किसने दिया था? युवराज अब भी आर्या से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। आर्या उसे जवाब दे रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र रिधांस पर भी चली जाती थी। रिधांस की खामोशी उसे अजीब लग रही थी। वो जानती थी कि रिधांस कुछ भी महसूस हो तुरंत एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें अक्सर उसकी असली फीलिंग्स बता ही देती थी और अब उन आंखों में सख्ती थी। आर्या उसे पहचान चुकी थी। उसने एक पल के लिए रिधांस को देखा, दोनों की नजरें मिली। रिधांस ने बिना कुछ कहे अपनी नजर दोबारा से उससे हटा ली। आर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि रिधांस युवराज से जल रहा है। रिधांस को युवराज का उसके कंधों पर यूं हाथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हालांकि आर्या मुस्कुराए इसलिए रही थी क्योंकि उसे कोई पुरानी बात याद आ गई थी, लेकिन उस वक्त आर्या ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा था। रूम में बातें चल रही थी, लेकिन चार लोगों के बीच एक अजीब सा अनसेट टेंशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आर्या के लिए ये मुलाकात अपनों को देखने की राहत थी, युवराज के लिए गिल्ट और कंसर्न का पल, उसके डैड के लिए अपनी बेटी को दोबारा देख पाने का सुकून और रिधांस के लिए शायद एक ऐसा एग्जाम जहां उसे अपने गुस्से को सबके सामने छुपाना पड़ रहा था। और रिधांस रणावत के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कभी भी आसान नहीं रहा था। तभी युवराज की नजर पहली बार ठीक से रिधांस पर जाकर रुकी। अब तक वो आर्या और उसकी तबीयत में इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि उसने रूम के दूसरे कोने में बैठे रिधांस को प्रॉपरली नोटिस भी नहीं किया था। रिधांस सोफा पर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक किसी से छुपी नहीं थी। युवराज ने उसे पहचानते ही अपनी बाहों को हैरानी से सिकोड़ा और बोला, भला द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस्टर रिधांस रणावत यहाँ क्या कर रहे हैं? रूम का माहौल एक पल के लिए बदल गया था। आर्या के डैड ने भी रिधांस की तरफ देखा। रिधांस ने धीरे से अपनी नजर युवराज की तरफ उठाई और उसके होठों पर एक हल्की सी डबल स्माइल आ गई। उसने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि मैं इस आर्या के बारे में, वो मेरे बारे में आखिर क्या सोचती हैं। उसका इशारा सीधा आर्या की तरफ था। रिधांस ने युवराज को जवाब देने की बजाय फैसला आर्या के हाथ में छोड़ दिया था। आर्या एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने रिधांस की तरफ देखा और फिर युवराज की तरफ। वो समझ गई थी कि रिधांस जानबूझकर उससे जवाब दिलवाना चाहता है। शायद वो युवराज के सामने ये सुनना चाहता था कि आर्या उसके बारे में आखिर क्या सोच रही है। आर्या ने धीरे से सांस ली और कहा, मिस्टर रिधांस बहुत ही अच्छे हैं और वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है और मैं इनका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ।
उसके लफ्ज सिंपल थे, लेकिन रिधांश की आंखों में उन्हें सुनते ही एक पल के लिए सॉफ्टनेस आ गई थी। युवराज ने आर्या की तरफ देखा, जैसे उसके जवाब की उससे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। आर्या ने बात को वही खत्म कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो रिधांश को अच्छा कह रही थी, लेकिन ये भी जानती थी कि उस आदमी के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। आर्या के डैड ने ये बात सुनी तो वो तुरंत रिधांश की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड साफ था। वो रिधांश के सामने रुककर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर रावत, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान शायद ही कभी चुका पाऊंगा। रिधांश ने उनकी तरफ देखा और बहुत हल्का सा सर झुका दिया। उसके चेहरे पर एक फॉर्मल सी स्माइल थी। आर्या के डैड को अभी तक ये नहीं पता था कि जिस इंसान को वो अपनी बेटी का सेवियर समझकर शुक्रिया कह रहे हैं, कभी उसी ने उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का रास्ता बनाया था। उनके लिए रिधांश इस वक्त बस वो आदमी था जो मुश्किल वक्त में आर्या के साथ खड़ा रहा था। रिधांश ने उनके चेहरे को कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी बात की परछाई जरूर आई थी, लेकिन उसने उसे तुरंत वहीं दबा दिया। इसकी जरूरत नहीं है, रिधांश ने शांत आवाज में कहा। आर्या को कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उस एक सेंटेंस में इतनी सच्चाई थी कि वो कुछ सेकंड तक जैसे कुछ बोल ही नहीं पाई। युवराज ने भी रिधांश को गौर से देखा। शायद वो पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था कि रिधांश और आर्या के बीच असल में क्या कनेक्शन है। रिधांश ने माहौल को ज्यादा देर तक ऑकवर्ड नहीं होने दिया। वो सोफा से उठते हुए बोला, अगर आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे बेझिझक बता दीजिएगा। इतना कहकर उसने एक बार आर्या की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। रिधांश की आंखों में कुछ था जो सिर्फ आर्या समझ सकती थी। फिर वो सीधा वार्ड के गेट से बाहर की तरफ चला गया। आर्या की नजर अनजाने में उसके पीछे जाती रही। रिधांश ने दरवाजे तक पहुंचकर एक पल के लिए कदम रोक दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा। रूम के अंदर युवराज फिर से आर्या के पास बैठ चुका था और उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था। आर्या भी उसकी बात सुनते हुए हल्का सा स्माइल कर रही थी। रिधांश की नजर दोनों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में जो सॉफ्टनेस कुछ पल पहले आर्या के लिए थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट होठों के बीच रखते हुए उसके चेहरे पर फिर वही डेविल स्माइल उभर आई। उसने लाइटर निकाला और सिगरेट जला ली। लौ के बुझने के बाद उसने एक गहरा कश दिया और धुएं को धीरे से बाहर छोड़ा। रिधांश ने एक बार फिर अंदर देखा। युवराज अब आर्या के और भी ज्यादा करीब झुककर उससे कुछ कह रहा था। रिधांश की उंगलियां सिगरेट के आसपास घस गई थी, लेकिन इस बार उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा फैसला उभर रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं जान, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा धोखा, सब बर्दाश्त है मुझे। उसने सिगरेट का एक और कस लिया, लेकिन तुम्हारे इतने करीब कोई आए, ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त मुझे। उसकी मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन उस मुस्कान में प्यार से ज्यादा पॉजिटिवनेस थी, और पॉजिटिवनेस के पीछे एक ऐसा गुस्सा जिसका अंदाजा आर्या को अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। वो धीरे से मुड़कर कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज कॉरिडोर की खामोशी में गूंज रही थी। रिधांश के चेहरे पर अब पूरी तरह से वही कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन वापस आ चुका था जो दुनिया उससे जानती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक एक चीज चल रही थी। युवराज का आर्या के कंधों पर हाथ रखना, आर्या के उसके सामने मुस्कुराना, और फिर उसका खुद को रिधांश के सामने अच्छा कहना, सब कुछ। उसने सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसे नीचे गिराकर अपने जूते से बुझा दिया। उसके होठों पर फिर से वही खतरनाक मुस्कान आ गई। रिधांश वहां से अकेला नहीं जा रहा था। वो अपने दिमाग में एक नया प्लान तैयार करके जा रहा था, और इस बार उसके खेल का निशाना सिर्फ युवराज नहीं बल्कि आर्या के दिल तक पहुंचना भी था। वहीं बातों में युवराज ने आर्या की तरफ देखते हुए उससे कहा, वैसे मिस्टर अरावत कितने डेंजरस दिखते हैं ना। मुझे तो उन्हें देखकर लगा ही नहीं था कि वो भी कभी किसी की हेल्प कर सकते हैं।
क्यों ना हमें उन्हें थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। आर्या ने युवराज की बात सुनी और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। उसके दिमाग में तुरंत रिद्धांश का चेहरा आ गया, वही चेहरा जो दुनिया के सामने सख्त और खतरनाक था, लेकिन कल रात उसके लिए बिना सोचे आग के बीच चला गया था। आर्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। हाँ शायद, उसने धीरे से कहा। युवराज ने उसकी तरफ देखा और जैसे उसके जवाब से सेटिस्फाई हो गया हो। फिर उसने आर्या के फोrehead पर हल्का सा किस किया और उससे कहा, अब तुम आराम करो, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। आर्या कुछ कह पाती उससे पहले ही युवराज खड़ा हो गया। उसने आर्या के डैड की तरफ देखा और दोनों रूम से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही रूम में फिर से शांति छा गई थी। आर्या धीरे से बेड पर लेट गई और बैक रेस्ट पर सिर टिकाते हुए छत की तरफ देखने लगी। युवराज की बातें उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। इन्हें क्या पता, उसने मन ही मन सोचा कि वो आदमी जितना डेंजरस दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस वो रियल लाइफ में है। आर्या ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने रिद्धांश का चेहरा आ गया। उसकी आंखों का गुस्सा, उसका पोसेसिवनेस अंदाज, उसका बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से निकालना, सब कुछ एक एक करके उसे याद आने लगा था। हालांकि आर्या ने तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था, लेकिन जब वो मुश्किल में थी तो उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हॉस्पिटल से निकलते वक्त रिद्धांश के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने युवराज और आर्या को जिस नजर से देखा था, उस नजर के पीछे एक ऐसा फैसला छुपा था जिसका असर बहुत जल्द आर्या की जिंदगी पर पड़ने वाला था। लेकिन अभी ये बात किसी को पता तो नहीं थी ना। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आने जाने वाले लोग कम होते गए। दिन की भीड़ की जगह रात की खामोशी ने ले ली थी। रूम के बाहर लाइट्स डिम कर दी गई थी और अंदर सिर्फ मशीन्स की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। आर्या को भी कब की नींद आ गई थी उसे खुद पता नहीं चला था। रात काफी बीत चुकी थी जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड्स तक वो बिना हिले लेटी रही। फिर उसने आंखें मलते हुए धीरे से उठकर बैकरेस्ट पर अपना सिर टिका लिया। रूम में अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी बहुत हल्की थी। उसने आसपास देखा, सब कुछ बिल्कुल शांत था। युवराज रूम के कोने में रखे सोफे पर सो गया था। आर्या ने उसे कुछ पल देखा और फिर अपना फोन ढूंढने लगी। जैसे ही उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रही थी। सैंडल का नाम देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। रिद्धांश। आर्या ने कुछ सेकंड्स तक मैसेज ओपन करने से पहले सोचा कि वो इस वक्त क्यों मैसेज कर रहा है। फिर उसने मैसेज बॉक्स खोला। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था, अभी के अभी ग्राउंड फ्लोर पर मुझसे मिल लो, वरना, बस इतना ही लिखा था। उसके बाद कुछ नहीं। आर्या ने मैसेज दोबारा पढ़ा, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रिद्धांश का ये अंदाज वो अच्छी तरह जानती थी। वो कभी भी अपनी धमकी पूरी तरह नहीं लिखता था, अधूरा छोड़ देता था ताकि सामने वाला खुद अपनी इमेजिनेशन से बाकी का मतलब आराम से समझ ले। आर्या ने फोन को धीरे से नीचे किया। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, आखिर अब क्या चाहिए उसे। कल रात के बाद आज पूरा दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद रिद्धांश ने उसे कोई प्रेशर नहीं दिया था। फिर अचानक आधी रात को ये मैसेज क्यों आया था? क्या उसे युवराज के बारे में कुछ पता चल गया था, या फिर उसके दिमाग में कोई और ही प्लान था? आर्या ने एक पल के लिए फोन स्क्रीन को देखा और फिर हल्के सी फ्रस्ट्रेशन के साथ सांस छोड़ी। साइको कहीं का। वो बहुत धीमी सी आवाज में बड़बड़ाई, अगर अभी नहीं गई तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। उसे पता था कि रिद्धांश के साथ मजाक करना आसान नहीं था। वो कितना भी काम क्यों ना दिखे, उसके डिसीजंस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। तभी आर्या की नजर रूम के कोने में सो रहे युवराज पर पड़ी। वो गहरी नींद में था। आर्या ने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने फोन को साइलेंट कर दिया। उसने बेड से धीरे से हटाई और बेड से नीचे पैर रखे। अभी उसके जख्म पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे, इसीलिए पहला कदम रखते ही उसके पैर में हल्की सी तकलीफ हुई। उसने तुरंत अपना बैलेंस संभाला। एक बार फिर उसकी नजर युवराज पर गई। वो अभी भी सो रहा था। आर्या ने अपनी चप्पल हाथ में उठाई और बिल्कुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम संभाल कर रख रही थी वो,
ताकि फ्लोर पर कोई भी आवाज ना हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैंडल को बहुत ही धीरे से घुमाया। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। आर्या एक पल के लिए वहीं रुक गई थी। उसने पीछे मुड़कर युवराज को देखा। वो नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद क्या होगा, लेकिन रिद्धांश का मैसेज इग्नोर करने की हिम्मत तो उसमें नहीं थी। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और कॉरिडोर में आ गई। रात के उस वक्त पूरा फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। दूर कहीं एक नर्स के कदमों की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी और फिर सब कुछ शांत हो गया था। आर्या ने फोन स्क्रीन पर दोबारा मैसेज देखा, ग्राउंड फ्लोर। उसने लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, रिद्धांश ने उसे इतनी रात को आखिर क्यों बुलाया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच भी गई तो क्या रिद्धांश उसे वापस बिना किसी नए हंगामे के जाने देगा? आर्या को अभी इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन वो धीरे धीरे लिफ्ट के सामने पहुंच चुकी थी। उसने बटन दबाया। लिफ्ट के अंदर से हल्की सी डिंग की आवाज आई और दरवाजा तुरंत खुल गया। आर्या ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। बिल्कुल अनजान के नीचे उसका इंतजार सिर्फ रिद्धांश नहीं, बल्कि उसके दिमाग में चल रहा कोई नया प्लान खेल रहा था। वहीं इधर कुछ ही देर में आर्या लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर बाहर निकली। जैसे ही लिफ्ट के डोर्स पीछे बंद हुए, उसने धीरे से पूरी लॉबी पर नजर डाली। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए हॉस्पिटल का ये फ्लोर दिन के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। दिन में जहां पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब कुछ ही लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई बेंच पर आंखें बंद किए हुए बैठा था, तो कोई अपने फोन की स्क्रीन में खोया हुआ था और कोई थकान की वजह से वहीं सो गया था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे रिसेप्शनिस्ट भी अपने फोन में ही बिजी थी। लॉबी की ब्राइट लाइट्स के बावजूद रात की खामोशी पूरे फ्लोर पर छाई हुई थी। आर्या ने एक नज़र अपने आसपास देखा और फिर रिद्धांश को ढूंढने लगी। उसके फोन पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का आने का मैसेज था, लेकिन रिद्धांश एग्जैक्टली कहाँ होगा इसका कोई भी जिक्र नहीं था। आर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधे एक शख्स के सीने से जा टकराई। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। वो तुरंत अपना सिर उठाकर सामने देखने लगी और उसकी नजर रिद्धांश के चेहरे पर जाकर रुक सी गई। रिद्धांश बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मिस्टीरियस स्माइल थी, जैसे वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। तुम? आर्या के मुंह से बस इतना ही निकला। रिद्धांश ने उसका हाथ छोड़ा नहीं, बस उसे कुछ सेकंड्स तक देखता रहा। आर्या ने नजरें चुराते हुए कहा, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया है? रिद्धांश उसके सवाल का तुरंत जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। उसकी नजर आर्या के चेहरे पर थी, जहाँ रात की थकान अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने एक नजर उसके कपड़ों पर डाली और बिना कुछ कहे अपना कोट उतार लिया। आर्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही रिद्धांश ने अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया। तुम्हें ठंड लग जाएगी बेबी डॉल, उसने सीधी सी आवाज में कहा। आर्या ने कोट को देखा और फिर रिद्धांश को। मुझे ठंड नहीं लग रही है, उसने धीरे से कहा। रिद्धांश ने बाहों को हल्का सा सिकुड़े हुए जवाब दिया। तुम्हें लग रही है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। आर्या उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। कोट में रिद्धांश की फैमिलियर फ्रेगनेंस थी और न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी बॉम्ब उतर गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिद्धांश ने उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ा और कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा। आर्या उसके साथ चलने लगी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल था, रिद्धांश ने उसे उस रात उस वक्त क्यों बुलाया था? वहीं हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में कुछ देर बाद युवराज की आंखें खुली। वो नींद में ही सीधा होकर बैठ गया और आधी खुली हुई आंखों से बेड की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। बेड खाली था। आर्या, उसने धीमी आवाज में पुकारा। कोई भी जवाब नहीं मिला। युवराज तुरंत सोफे से खड़ा हुआ और रूम में इधर उधर देखने लगा। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था और अंदर कोई भी नहीं था। उसने फोन उठाकर आर्या को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। क्या पता वो थोड़ा वॉक करने गई हो, उसने खुद को समझाया, लेकिन फिर उसकी नजर रूम के कोने में रखे आर्या के स्टोल पर पड़ी। युवराज ने उसे उठाया और एक पल के लिए सोचा कि बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। वो आर्या को ठंड से बचने के लिए स्टोल लेकर रूम से बाहर निकल गया। उससे
क्या पता था कि जिस लड़की की फिक्र में वो आधी रात को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसे ढूंढने के लिए निकला है, वो इस वक्त किसी और के साथ ही उस बिल्डिंग के एक दूसरे कॉरिडोर में चल रही थी, और वो कोई और नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाला था। वहीं इधर आर्या रिद्धांश के साथ कॉरिडोर में चल रही थी। रात के इस वक्त हॉस्पिटल का कॉरिडोर ऑलमोस्ट खाली था। दोनों के कदमों की आवाज पॉलिश फ्लोर पर हल्की सी गूंज रही थी। रिद्धांश अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। आर्या ने 2-3 बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार रिद्धांश की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती थी। आखिर आर्या ने इरिटेट होकर कहा, मुझे बताओगे भी कि मुझे तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया है? रिद्धांश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी जवाब नहीं था। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। फिर अचानक उसने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछ लिया, तो युवराज को कब से जानती हो? आर्या के कदम एक पल के लिए रुक से गए थे। उसने धीरे से रिद्धांश की तरफ देखा। क्या? रिद्धांश भी रुक गया। इस बार उसके चेहरे पर वो स्माइल तो गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में सीधा सवाल था। मैंने पूछा, उसने धीमी सी आवाज में कहा, तुम युवराज को कब से जानती हो? आर्या ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गई कि आधी रात को यहाँ बुलाने का असली रीजन शायद कोट ठंड या फिर उसकी तबीयत नहीं थी। रिद्धांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन क्या वो युवराज और उसके बीच की नज़दीकियों से जेलस था, या फिर रिद्धांश को युवराज के बारे में कोई ऐसी चीज़ पता चल गई थी जो आर्या खुद भी नहीं जानती थी? आर्या कुछ कहने ही वाली थी कि रिद्धांश ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर से पूछा, और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार कैसे डेवलप हुआ? आर्या के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। रिद्धांश की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं थी। वो आर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। आर्या ने एक पल के लिए नजर नीचे की और फिर उसकी तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रिद्धांश ने उसे यहाँ बुलाकर सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज खोलने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया था। लेकिन आखिर क्या चल रहा था रिद्धांश के दिमाग में? क्या वो युवराज को लेकर कोई बड़ा खेल खेलने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या को रिद्धांश के इस नए प्लान की जरा भी भनक लगने वाली थी? क्या रिद्धांश खेलने वाला है कोई बड़ा खेल? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल माफियाज अंडरकवर वाइफी, ओनली ऑन डार्क ऑब्सेशन डायरीज पर। सो हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा रेस्ट लिया हुआ था, हालांकि मैं वापस से कम बैक कर चुकी हूँ एंड आपका एपिसोड अब मैं फिर से लाती रहूँगी। हालांकि मुझे अभी इससे थोड़ा आगे जाके 2-3 दिन की और भी गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। सो आई होप सो कि आप माइंड नहीं करोगे। एंड गाइज, मेरा ना ऐसा चल रहा है कि होता है ना वो वाली जो मीम थी जिसमें वो बोलते हैं कि लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स का पता किसी ने अपन को अपना ही घर बता दिया है, तो वो मेरे को लगता है मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरा पेपर भी कुछ बढ़िया नहीं गया है। सो मेरा मूड थोड़ा ऑफ था एंड अब मतलब कि ये चीज़ हो चुकी है कि मैं रात में वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 रूम था जिसमें से पहले एक खाली रहा करता, तो मैं वॉइस ओवर कर लेती थी, बट अभी रिसेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सो अभी मेरे दोनों रूम बुक हो चुके हैं, तो मैं रात में वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। मैं अभी आफ्टरनून में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको मेरे पीछे से थोड़े बहुत नॉइस मिले। सो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं नॉइस को रिमूव करूँ, बट अगर फिर भी रहता है तो देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स अब उससे निकलने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। फिलहाल तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर चूज़ करती। हालांकि आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट एपिसोड है, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रेगुलर एपिसोड दे भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं जब नाइट में वॉइस ओवर करती थी तो मैं फिर भी दे देती थी आपको डेली एपिसोड्स। फिर अभी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, सो अभी मैं कुछ डायरेक्टली बता नहीं सकती हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आपका एपिसोड लाती रहूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको तो ज़रूरी कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, ऐसी और भी सारी कहानी के लिए और इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।